नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज से देश में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टरों की सलाह पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की प्रिकॉशन डोज दिया जाना शुरू किया जा रहा है। प्रिकॉशन डोज में वही वैक्सीन दी जा रही है जिसकी दोनों डोज आपने पहले ली है, यानी अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही होगी, और अगर आपने कोविशील्ड के दोनों डोज लिए हैं तो तीसरा डोज भी कोविशील्ड का ही होगा। 1 करोड़, आज से देश में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टरी सलाह या पहले से बीमार करीब 2.25 करोड़ बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज मिलना शुरू हो रहा है। सरकार ने सभी राज्यों में इसकी तैयारियां कर ली है और इसके लिए कल से ही अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गया था, यानी रविवार से। साथ ही जिन लोगों को बूस्टर डोज दिया जाना है उन्हें कोविन की ओर से फोन पर मैसेज भी भेजे गए हैं। तो किन किन लोगों को दिया जाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको करना है, वो एक बार आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोज दी जानी है और साथ ही जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा आयु के वो लोग जिन्हें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या पुरानी कोई बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि वो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। एक तरह से है कि डॉक्टर की परमिशन आप ले लें कि आपको प्रिकॉशन डोज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीन पहले ली गई है वही दी जा रही है। जैसे कि हमने बताया आपको कि अगर आपने कोविशील्ड की दोनों डोज ली है तो आपको जो तीसरी प्रिकॉशनरी डोज मिलेगी वो भी कोविशील्ड की ही होगी, और अगर कोवैक्सीन थे तो कोवैक्सीन की मिलेगी। दूसरी खुराक जो यानी कि जो दूसरा डोज आपका था उसके 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होंगे तभी ये जो तीसरी डोज है, प्रिकॉशनरी डोज है, वो आपको दी जाएगी। आपको करना क्या है, कोविन ऐप पर जाकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहां पर जैसे पहले आपने दोनों डोज के लिए लिया था वैसे ही करना है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन भी उपलब्ध है। अगर आप कोविन ऐप पर अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे तो आप सीधे सेंटर पर जाकर वॉक इन भी करवा सकते हैं और अपना वैक्सीन वहां पर ले सकते हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वही यहाँ पर मान्य होगा और उसी के आधार पर आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो बूस्टर डोज को लेकर काफी लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि अब दे देना चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है कई लोगों को जिन्होंने दोनों डोज ली हुई है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज दोपहर 12 बजे डीडीएमए की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर समीक्षा होगी। पिछली बैठक में कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। साथ ही कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों की भर्तियां और मौतें पिछली लहर के मुकाबले फिलहाल कम है, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि सरकार ने यह भी कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते दिल्ली में, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए तो वही बेहतर है। दिल्ली के अगर कोरोना के आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 22,751 नए केस सामने आए हैं, जो 1 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 17 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल यहाँ कोरोना की जो संक्रमण दर है वो 23% से ज्यादा दर्ज की गई है, जो कि कल 19% के करीब थी। और अब दिल्ली में कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 60,000 के ऊपर चली गई है। तो जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं कई लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आते चले जा रहे हैं। बेकाबू रफ्तार के चलते अब डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स में करीब 300, सफदरजंग अस्पताल में 80, आरएमएल अस्पताल में करीब 90, एलएनजेपी अस्पताल में 30, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 40 और गंगाराम अस्पताल में 15 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो गए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से ये जो वेरिएंट है नया ओमिक्रॉन का, ये हमारे देश में फैल रहा है। और इतना ही नहीं, संसद भवन में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी संक्रमित हो गए हैं। 4 से 8 जनवरी के बीच इन सब का कोरोना का टेस्ट हुआ था। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी संक्रमित हुए, लोकसभा सचिवालय के 200 कर्मचारी, इसके अलावा दूसरे 133 कर्मचारी और उसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ये सभी संक्रमित पाए गए हैं। और यहाँ पर संसद भवन में जो महिला या गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें खासतौर से अब कहा गया है कि वो घर से ही काम करें, उन्हें अब नहीं आना है काम करने के लिए दफ्तरों में। और जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी इसी तरह की हिदायत दी गई है कि वो अब घर से ही अपना काम पूरा करें। तो कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच आज देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। उसमें राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली के मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के
उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी कोरोना के हालात को लेकर, क्योंकि अब सरकारें चिंतित हो चुकी हैं जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर पर्याप्त बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके ढांचे को मजबूत करने को कहा है, सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किशोरों को जो वैक्सीन लगाने का काम है वो मिशन मोड पर हो, यानी बहुत तेजी से हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक लंबी समीक्षा बैठक की है कोरोना के हालात पर। और निश्चित तौर पर भारत सरकार में चिंता बढ़ती जा रही है जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने विस्तार से प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के किन किन राज्यों और क्षेत्रों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है कोरोना के मामलों की, और साथ ही आने वाले दिनों में जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रेडिक्शंस की हैं, यानी आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ज्यादा उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर भी एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने किया गया है। और साथ ही जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आए हैं वहां पर कोविड रिस्पॉन्स पैकेज के तहत आईसीयू बेड्स की संख्या को बढ़ाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो कोविड से जुड़ी जरूरी दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता को लेकर भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने किया गया है। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जल्दी और मजबूत करना बहुत जरूरी है और इस पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका टीकाकरण का अभियान अभी चल रहा है, उसे और तेजी से आगे बढ़ाना भी मौजूदा परिस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही वायरस के जिस तरह से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर जो कुछ भी संभव है वो करना बहुत जरूरी है। और साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था को भी और मजबूत करने पर प्रधानमंत्री ने बैठक में जोर दिया। और साथ ही ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं जिसमें राज्य स्तर पर कोरोना को लेकर जो स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो तैयारियां हैं, अस्पतालों की जो स्थिति है, आईसीयू बेड्स की जो उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इन सब की वो खुद समीक्षा करेंगे। देखिए, ये पिछले 16 दिनों में दूसरी बैठक प्रधानमंत्री ने की है। सरकार में चिंता बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले इसी तेजी से आगे बढ़ते रहे तो सरकार को और सख्ती से पहल करना होगा और सख्त कदम उठाने होंगे। फिलहाल खुद प्रधानमंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं उस वक्त आगे इस संकट से निपटने के लिए वो क्या बड़े फैसले करते हैं। और अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताते हैं। वहां पर 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 12 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 207 नए केस मिले हैं। मुंबई की अगर अकेले बात करें तो 24 घंटे में 19,474 नए केस मिले, जो शनिवार के मुकाबले 4% कम है। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना से 7 मरीजों की जान गई है। तो मुंबई के धारावी इलाके में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है, तो मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। इसका असर अब वहां पर काम करने वाले व्यापारियों और मजदूरों पर भी पड़ने लगा है। कोरोना की पाबंदियों से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। एक जूता बेचने वाले का कहना है कि एक जूता बेचने पर 45 रुपए की कमाई होती है, लेकिन अब कोई जूते खरीदने ही नहीं आता। धारावी के इन छोटी छोटी गलियों से गुजरने पर आपको मासूम अली शेख के जूतों की दुकान दिखाई देगी। 1975 से मासूम अली जूतों को बनाने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन धारावी में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। संक्रमण के डर से लोग अब धारावी आने से बच रहे हैं। मेरा कारखाना अंदर है, तो अंदर ग्राहक कस्टमर आने में डरता है। वो सोचता अंदर जाएंगे कुछ मुझे भी ना हो जाए। इसके लिए मेरा कारोबार पे 75% फर्क पड़ गया। 25% चल रहा मेरा धंधा। जब जूते ही नहीं बिक रहे हैं तो वहाँ मजदूरी कर रहे लोगों के जेब पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ रहा है। जब एक जूता बिकता है तो मोहम्मद अफाक को 45 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब जूते बिक ही नहीं रहे हैं
तो अब ये अपने गांव लौटने के बारे में सोच रहे हैं। 45 रुपीज़ मिलता है एक पीस का, उसी के ऊपर होता है। पहले हफ्ते का 3000 कमा लेते थे, अभी उसका आधा हो गया, 1500-1600 रुपये हफ्ते हो जाता है सर। डर तो रहेगा ही सर, जैसे बीमारी बढ़ेगी, धंधा पानी बंद हो जाएगा तो जाने के लिए तो सोचने पड़ेगा ना। जब काम ही नहीं रहेगा तो यहाँ रह के कुछ मतलब नहीं, तो अपने गाँव ही चले जाएंगे। धारावी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार के दिन धारावी में कुल नए 147 मामले सामने आए। शुक्रवार के दिन 24 घंटों में 150 मामले, गुरुवार के दिन 24 घंटों में 107 मामले सामने आए। पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 94 थे, दूसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 99 मामले थे, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा अब तक 150 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले और घटती कमाई के कारण धारावी के मजदूर डरे हुए हैं। पिछली बार 5 दिन ट्रक से सफर कर अपने गांव पहुंचने वाले रमेश पाल इस बार लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। इनके परिवार वाले इनके लिए डरे हुए हैं, तो वहीं कई लोग बाहर जाने पर बताते भी नहीं हैं कि वो धारावी से हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, कुछ पाबंदी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन बंदी ना लगे, काम धंधा या कोई भी चीज़ बंदी ना हो। घर वाले ये सोचते हैं कि कहीं बंदी हो जाएगा लॉकडाउन जैसे पहले जैसे, तो भाई काम धंधा हर चीज़ बंद हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगा, वहाँ क्या खाएंगे, क्या पैसा क्या कमाएंगे और क्या भेजेंगे, पैसा घर कैसे चलेगा। यही लेकर के ये सब सोच रहे हैं कि मान लो बंदी हो जाएगा तो आना ही पड़ेगा, चले आओ। जब दूसरी जगह जाए, जब एक बार ठोकर मिल गया, दूसरी जगह चला गया, या अंडा फिल गया, अंडा फिल मेरा पहचान गए, तो वहाँ पे उसके बचाने की वजह से कहता मैं भाई अंडा फिल से धारावी से नहीं आया हूँ, मैं कुरला से आया हूँ, तो ऐसा जगह नाम चेंज करना पड़ता है, मजबूर है। अभी क्या करें। अभी जाहिर है कि तीसरी लहर में मामले बढ़े हैं और इसे लेकर मजदूर डरे हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इनके डर को दूर करे। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। आचार संहिता के बीच यहां पर चुनाव प्रचार का काम भी तेजी पर है, लेकिन इस बीच में देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में यहां पर 7,695 नए केस आए हैं और 4 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में 253 मरीज ठीक हुए हैं और अगर एक्टिव मरीजों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 25,974 है और बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,149 मामले गौतम बुद्ध नगर में, तो राजधानी लखनऊ में 1,115 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 922 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और अब देश में कोरोना के मामलों का नया आंकड़ा सामने आ गया है। पिछले 24 घंटों में 12% मामले जो हैं वो बढ़े हैं। 24 घंटों में देश के 1,79,723 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कल 46,569 मरीज ठीक हुए हैं और संक्रमण दर जो कल तक 10.21% थी वो आज बढ़कर 13.29% तक पहुंच गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 7,23,000 से ज्यादा हो चुके हैं और ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के 4,033 मामले इस वक्त हमारे देश में हैं और उसमें से 1,552 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के 27 और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन अब फैल चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, 1,216 और दिल्ली में 529 मरीज हैं ओमिक्रॉन के। तो किस तेजी से हमारे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आपको एक ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक स्थिति कहां पहुंच चुकी। तो ये आप देख रहे हैं 1 जनवरी को 22,775 मामले थे और उसके बाद लगातार मामले बढ़े हैं और पिछले 4 दिन अब हो चुके हैं। 7 जनवरी को 1,17,000 मामले आए थे और उसके बाद से लगातार आंकड़ा 1 लाख के ऊपर है। कल 9 जनवरी को 1.5 लाख से ऊपर चला गया आंकड़ा और आज जब 10 जनवरी पहुंची है तो 1,79,723 नए मरीज सामने आए हैं हमारे देश में। यानी कि अब जैसा कि अब दूसरे देशों में देख रहे थे, पश्चिमी देशों में देख रहे थे जिस तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा था, अब यहां पर भी उसका असर दिखने लगा है। लेकिन मामले बढ़ने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों की लापरवाही कई बार सामने आ रही है। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में तेजी आई है और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद
कांग्रेस ने 10 दिनों की एक पदयात्रा शुरू की है। मेकेदातु प्रोजेक्ट की मांग को लेकर कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी भीड़ जुटी, जिसने कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया। इस पदयात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। डीके शिव कुमार ने तो कोरोना के नियमों को लेकर वो बिल्कुल बेपरवाह नजर आए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कर्नाटक में कोरोना है ही नहीं। कोरोना संकट के बीच रविवार को कर्नाटक में कर्फ्यू रहा, लेकिन संगम इलाके में कांग्रेस ने सरेआम कर्फ्यू और कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 10 दिन की मेकेदातु यात्रा शुरू की। कांग्रेस की मांग है कि बेंगलुरु के लिए पानी से जुड़ा मेकेदातु प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, यहां तक कि तमाम नेता भी बिना मास्क के दिखे। 10 दिन की ये पदयात्रा कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, ताकि वो विवादित मेकेदातु पेयजल परियोजना पर काम शुरू कराए। हम बीजेपी सरकार पर काफी समय से दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो इससे मुंह मोड़ रही है। अब समय आ गया है और हमने ये रैली की है। ये कोरोना का सुपर स्प्रेडर नहीं बनेगा। यहाँ कोरोना के केस बहुत ही कम हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उधर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस रैली के समय पर सवाल उठा दिया। डीके शिव कुमार और गठबंधन सरकार में जब डीके शिव कुमार जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने इस पर पहल नहीं की। पिछले 3 साल में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो वो इस पर सियासी नाटक कर रहे हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट काफी समय से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। 9,000 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट का मकसद कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती पर बांध बनाकर एक जलाशय बनाने का है, ताकि बेंगलुरु तक पानी पहुंचाया जा सके। कर्नाटक काफी समय से इसकी मांग कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु में इसका तीखा विरोध है। तमिलनाडु का कहना है कि बांध बनाने से उसके निचले इलाकों में पानी की समस्या हो जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के रैली करने से सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि 10 दिन की इस पदयात्रा से कोरोना का संकट और गहरा हो जाएगा। शीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और लंबे वक्त से डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स ये मांग कर रहे थे कि नीट पीजी की काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, ताकि कोरोना के मामले बढ़ने से पहले उनको सहयोग मिल सके, उनको और साथी मिल सके। और अब वो मांग पूरी होने जा रही है। 12 जनवरी से नीट और पीजी की काउंसलिंग शुरू होगी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग की जल्द मांग की थी और उसको लेकर हड़ताल भी की थी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। और काउंसलिंग की मांग को लेकर लगातार हमने देखा था कि कई दिनों तक प्रदर्शन हुआ था। ये तस्वीर भी आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो पुरानी तस्वीर है जब जमकर नाराजगी डॉक्टरों ने जाहिर की थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और इससे अब कोरोना से लड़ाई में देश को मजबूती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि फर्स्ट ईयर के छात्र आ नहीं पा रहे हैं और जो थर्ड ईयर वाले हैं वो जाने वाले हैं, तो मरीजों के बढ़ने से जो सारा बोझ है वो सेकेंड ईयर के छात्रों पर आएगा और उनके काम करने के घंटे भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर आपको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बता देते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी और सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। देश के कई पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और अब उसके चलते मुसीबतें भी सामने आने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने रविवार को बीएसएफ के एक जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया। इन दिनों जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण घाटी में बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है और उस वजह से आवाजाही तो प्रभावित हुई ही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो गई हैं, जिसके चलते मरीजों को खासकर बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बावजूद 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण जारी है। बर्फबारी और बारिश के बावजूद हेल्थ वर्कर्स ने टीकाकरण को जारी रखा है। किसी भी तरह से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोटेक्शन मिल जाए। बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी यहाँ पर दर्ज की गई है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी अपने काम में जुटे हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी हुई और इस कारण पर्यटक भी बेहद खुश नजर आए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार बर्फ देखी है और उनके लिए ये अनुभव बेहद खास रहा। शिमला में ताजा बर्फबारी को देखते हुए पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि इसके कारण पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी होगी और कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा। एक होटल व्यवसायी ने बताया कि बर्फबारी के कारण पिछले 2-3 दिनों से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और व्यवसाय फिर से बेहतर हो रहा है, लेकिन कहीं ओमिक्रॉन इसे फिर से प्रभावित न कर दे, ये डर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में ही धर्मशाला के पास बसे नड्डी गांव में रविवार को पहली बर्फबारी हुई। इसके कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटन उद्योग के लोग भी बेहद खुश नजर आए। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि इसके कारण अब ज्यादा सैलानी यहां पर आएंगे और उन्हें इससे फायदा होगा। इस समय होने वाली बर्फबारी को अच्छा भी माना जाता है क्योंकि इसके कारण गर्मियों में पीने के पानी का इंतजाम हो जाता है, उसे वो स्टॉक करके रख लेते हैं।